जब जब इंसान आकाश की ओर देखता, एक सवाल उसके जहन में जरूर उभरता। क्या आकाश अनंत है या उसकी भी कोई सीमा है? कितनी दूर हैं सूरज, चांद और तारे? 2500 साल के दौरान कई प्रयास किए गए इन दूरियों को खोजने के, लेकिन सबसे सफल तरीका मिला अभी कोई 300 साल पहले। यह तरीका था शुक्र का पारगमन। वह घड़ी जब शुक्र सूर्य के सामने से गुजरता है और हम पृथ्वी से उसे देख पाते हैं। और इंतजार शुरू हुआ शुक्र के पारगमन या ट्रांजिट का। त्रिभुज, सीधा सा आकार, धरती से लेकर आकाश तक में दूरियां नापने में इसका इस्तेमाल हुआ है। त्रिभुज एक 3 सरल रेखाओं से बना एक बहुत सरल आकार होता है। ये 3 रेखाएं इसकी भुजा कहलाती हैं और ये 3 कोणों पर मिलती हैं। इन 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका ये भी मतलब होता है कि अगर इन 3 कोणों को फैला दिया जाए तो ये एक सरल रेखा बना देते हैं। अगर हमें 2 कोण मालूम है तो तीसरे की गणना आसान है। ये 2 त्रिभुज हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको इससे दिखते हैं? ये देखने के लिए हम इनके पहले कोण जो हैं उनको देखते हैं। देखिए, ये कोण बराबर है, ये कोण भी बराबर है। तो क्या मुझे तीसरा कोण नापने की जरूरत पड़ेगी? जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर नाप के देख लें। ये भी कोण बराबर है। अब इसके बाद हम इनकी भुजाओं को देखते हैं। इनकी भुजाएं बराबर तो नहीं है। क्या इनकी भुजाएं के बारे में हम कुछ और कह सकते हैं? देखिए, ये वाली भुजा लीजिए, ये मुझे दुगने से थोड़ी बड़ी दिखती है। ये वाली भी भुजा देखिए, ये भी दुगने से थोड़ी बड़ी। और ये वाली भुजा, ये भी दुगने से थोड़ी बड़ी है। मतलब ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो एक दूसरे के नक्शे कहला सकते हैं, क्योंकि ये समानुपाती हैं। इसका अनुपात करीब करीब इससे दुगना। मान लीजिए आपको उस पानी की जो टंकी है उसकी दूरी पता लगानी है। हम वहाँ तक, बीच में ये जंगल सा है, इसके बीच में हम जा तो नहीं पाएंगे। तो उसकी दूरी पता लगाने के लिए हमें एक तो भुजा चाहिए और 2 कोण चाहिए। अगर ये करें तो हमारे पास एक त्रिभुज बन जाएगा, जिसके आधार पे हम उसकी दूरी पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक बेस लाइन बनाते हैं। एक तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से एक कोण नापूंगा। दूसरा कोण नापने के लिए मैं एक दूसरी जगह जा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा बिंदु हो गया। अब इस बिंदु पे खड़े होके अब मैंने इस टंकी से इस अपने बेस लाइन के दूसरी कोने तक एक कोण नापा, ये वाला। अब अपने दूसरी बेस लाइन पे जाते हैं। अब हम अपने दूसरे आधार बिंदु पे पहुंचकर फिर वही पानी की टंकी और इससे हमने कोण नापा अपने दूसरे आधार तक। ये करने के बाद हम 2 आधारों के बीच की लंबाई नाप लेते हैं। आधार भुजा की लंबाई मालूम है, इसीलिए हमारे त्रिभुज का आकार तय हो जाता है। मान लीजिए कि जमीन पर आधार की लंबाई 10 मीटर है। कागज पर हम एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। यह 10 मीटर का 100वां भाग है। पहले आधार बिंदु पर बना कोण है 70 डिग्री और दूसरे बिंदु पर 40 डिग्री। यह दोनों कोण जहां एक दूसरे को काटते हैं, वहां स्थित है पानी की टंकी। कागज का त्रिभुज हकीकत के त्रिभुज से 100 गुना छोटा है। एक स्केल की मदद से हम बिंदु A और कटान बिंदु की लंबाई नाप सकते हैं। बस
इसे 100 गुना कर दीजिए और आपको बिंदु ए से टंकी तक की जमीनी दूरी मिल जाएगी। किसी वजह से अगर आधार भुजा नापी न जा सके तो कोणों के मान की मदद से समानुपातिक त्रिभुज निकालकर समानुपातिक दूरियां पता की जा सकती हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको एक इकाई की तरह मानते हैं, जिसको हम खगोलीय इकाई कहते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम जो किलोमीटर में नापते हैं शहरों में या पृथ्वी पर, वो बहुत छोटी इकाई पड़ जाती है। अगर हम आसमान के पिंडों के जैसे तारे और दूर की गैलेक्सियों का दूरी नापने लगे तो किलोमीटर बहुत छोटी पड़ जाती है। इसीलिए खगोलीय इकाई की पहले धारणा की गई थी, पर यह किसी को मालूम नहीं था कि ये दूरी है कितनी, क्योंकि हम पृथ्वी से जाकर सूर्य तक जाकर उसकी नाप नहीं ले सकते। इसके लिए अन्य प्रक्रिया अवलंबन करना पड़ा और सबसे पहली जो कोशिश थी ये ग्रीस में एनेक्सोगोरस ने की। ईसा से 434 साल पहले की बात। ग्रीस के एक दार्शनिक एनेक्सोगोरस ने सुना कि ग्रीष्म अयनांत या समर सॉल्स्टाइस के दिन साइन नाम के एक शहर में सीधी खड़ी वस्तुओं की छाया नहीं बनती। उस समय सूर्य आसमान में ठीक ऊपर होता है और उसकी छवि कुएं में ठीक उसके नीचे दिखती है। लेकिन उसी दिन उसी समय एक दूसरे शहर अलेक्जेंड्रिया में खड़ी वस्तुओं जैसे कि मीनार की छाया बनती है। मीनार की छाया की लंबाई उसकी कुल लंबाई के 8वें हिस्से के बराबर होती है। तब प्रचलित धारणा के अनुसार एनेक्सोगोरस भी मानते थे कि धरती सपाट है। उन्होंने सोचा कि साइन में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए छाया नहीं बनती। वहीं अलेक्जेंड्रिया में किरणें टेढ़ी पड़ती हैं, जिसके कारण छाया बनती है। उन्हें लगा कि इन अवलोकनों की मदद से सूर्य की दूरी निकाली जा सकती है। अगर छाया की लंबाई मीनार की लंबाई का 8वां भाग है तो साइन और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी सूर्य की साइन से ऊंचाई का 8वां हिस्सा होगी। तब साइन और सूर्य के बीच की दूरी 800 का 8 गुना यानी 6400 किलोमीटर होगी। इस घटना के कोई 200 साल बाद एक और ग्रीक विद्वान इरास्टोस्थनीज भी ऐसे ही सवालों से दो चार हो रहे थे। उनकी परिकल्पना बिल्कुल भिन्न थी। उनका मानना था कि सूर्य बहुत दूर स्थित है, पृथ्वी पर हर जगह उसकी किरणें समानांतर गिरती हैं। तो फिर कैसे समझें कि एक जगह छाया बनती है और दूसरी जगह नहीं? इरास्टोस्थनीज ने माना कि धरती गोल है, ना कि सपाट। जहां साइन सूर्य के बिल्कुल नीचे है, वहीं अलेक्जेंड्रिया अपेक्षाकृत वक्र सतह पर स्थित है। इसी वजह से वहां छाया बनती है, जबकि साइन में नहीं। दोनों शहरों में गिरने वाली किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं। उन्होंने कल्पना की कि साइन से किरणें सीधे पृथ्वी के केंद्र तक जा रही हैं। उन्होंने एक और रेखा की परिकल्पना की जो अलेक्जेंड्रिया से सीधी पृथ्वी के केंद्र तक जाती है। समानांतर रेखाओं के नियमों से हम जानते हैं कि दोनों कोण बराबर हैं और यह छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज का समानुपाती है। अगर छोटे त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई का 8वां हिस्सा है तो साइन और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या का 8वां हिस्सा होगी, जिसका मान करीब 6400 किलोमीटर निकलेगा। एनेक्सोगोरस ने जब ये अवलोकन किया था, ये कोशिश करने के लिए कि भाई पृथ्वी और सूरज की दूरी कितना है, उसने पृथ्वी को सपाट माना था और उसके गणना से जो फल मिला वो लगभग 6500 किलोमीटर था, जो उसने बताई थी कि ये सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है। उसके बाद एरिस्टोस्थेनिस ने जो अवलोकन किया था और उसके बाद जो गणना की थी, उन्होंने ये मानकर की थी कि पृथ्वी गोल है और उसके गणना से जो फल निकली थी वही 6000 लगभग 6500 किलोमीटर का था। अब हमें मालूम है कि वो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी नहीं थी, पर वो पृथ्वी की त्रिज्या थी। और इससे ये जाहिर होता है कि अवलोकन एक ही हो, हम गणना किस आधार पर करते हैं उस पर ये फर्क पड़ता है कि भाई क्या हमें मिला, कैसा फल मिला। उसी दौर के एक और ग्रीक विद्वान एरिस्टाक्रस ने चंद्रमा के सहारे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की गणना करने की
कोशिश की। हर दिन चंद्रमा की एक नई कला दिखती है और वह अपने पथ पर थोड़ा आगे खिसका प्रतीत होता है। 27 दिनों के बाद वह वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है और हमें उसकी वही कला दोबारा दिखती है। हम यह भी कह सकते हैं कि चंद्रमा 27 दिनों में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है। उन्होंने निरीक्षण किया कि चंद्रमा का चमकता हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर होता है, यानी चंद्रमा एक बड़ा गोला है। एरिस्टाक्रस ने सूर्य को अनंत में स्थित माना। जब चंद्रमा 1/4 चमकता दिखता है तो अमावस की स्थिति और इस कला पक्ष के बीच 1/4 कक्षा के बराबर अंतर होगा। इस गणना से उन्हें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की चौथाई कक्षा के बीच बने कोण का मान 87 डिग्री मिला। इस आधार पर उन्होंने पाया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 20 गुना है। हकीकत में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच बने कोण का मान 89.95 डिग्री होता है और इस हिसाब से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का करीब 400 गुना है। तो इस तीसरे प्रयास में भी हमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नहीं मिलती। 17वीं सदी के प्रारंभ में यह माना जाने लगा था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी व अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। कई अन्य विद्वानों के समान योहानस केपलर भी सौरमंडल की संरचना को जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपना ध्यान सूर्य के चारों ओर ग्रहों के परिक्रमा कक्ष के आकार और परिक्रमा में लगने वाले समय पर केंद्रित किया। उन्हें इनके बीच एक संबंध मिला। परिक्रमा काल का वर्ग सूर्य से उसकी दूरी के घन के समानुपातिक था। केपलर ने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक इकाई मानते हुए अन्य दूरियों की गणना की। अब सौरमंडल में समानुपातिक दूरियां तो निकालना आसान हो गया और यह स्वीकार कर लिया गया कि आकाशीय संदर्भ में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही एक इकाई माना जाए। लेकिन यह इकाई कितनी बड़ी है, उसका मूल्य क्या है, यह सवाल अनसुलझा रहा। पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है, इसको खगोलीय इकाई क्यों माना गया? क्यों नहीं शुक्र और सूरज के बीच की दूरी या बृहस्पति और सूरज के बीच की दूरी? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पृथ्वी पर बैठकर हम पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी नाप सकते हैं, संभव है। पर पृथ्वी पर बैठकर बुध या शुक्र और सूरज की दूरी या बृहस्पति और सूरज की दूरी नापना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी और सूरज के बीच का दूरी जो है वो बहुत कम हेरफेर होता है, क्योंकि सर्दियों में अगर हमने नाप लिया और गर्मियों में एक बार लिया और उसका औसत ले लिया तो काफ़ी समान रहता है। और इसी इकाई का इस्तेमाल करके हम बाकी दूसरी इकाइयाँ जो है, दूसरी दूरियाँ जो है ग्रहों के, नक्षत्रों के, उसका नापना हम कर सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह स्थित हैं, बुध और शुक्र। कक्षा में चक्कर लगाते हुए एक ऐसी स्थिति बनती है कि वे सूर्य के सामने से निकल रहे होते हैं और हम उन्हें पृथ्वी से देख सकते हैं। इस स्थिति को पारगमन या ट्रांजिट कहते हैं। केपलर ने घोषणा की कि शुक्र का पारगमन सन 1631 में होने वाला है और अगला पारगमन सन 1761 में होगा। यूरोप में 1631 का पारगमन सूर्य के ढलने के बाद शुरू हुआ और इसे कोई भी नहीं देख पाया। सन 1639 की बात है। एक खगोलज्ञ जेरेमी हॉरक्स ने केपलर की गणना में एक गलती ढूंढ निकाली। नई गणना से पता चला कि अगला पारगमन तो 4 दिसंबर 1639 यानी उसी साल होने वाला था और सन 1639 का पारगमन पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग देख पाए, जेरेमी हॉरक्स और उनका एक दोस्त क्रैबट्री। प्रेक्षण के दौरान हॉरक्स ने एक नई बात खोजी कि शुक्र का कोणीय व्यास सिर्फ 1 मिनट 12 सेकंड का ही है, जबकि इसके पहले यह माना जाता था कि शुक्र का कोणीय व्यास 3 आर्क मिनट का है।
यह काल खगोलीय हलचलों से भरा था। सन 1677 की बात है। एक ब्रिटिश खगोल शास्त्री एडमंड हेली अटलांटिक के एक टापू पर 24 फुट लंबी दूरबीन के सहारे बुध के पारगमन का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि मैं बुध से सूर्य के प्रथम स्पर्श, द्वितीय स्पर्श और बुध की सूर्य पर यात्रा का आशा से अधिक सटीक प्रेक्षण ले पाया। इसी दौरान उन्हें एक बात सूझी। अगर दो लोग अलग अलग जगहों से पारगमन देखें तो पैरेलैक्स के कारण बुध की सूर्य की सतह पर यात्रा अलग अलग दिखाई देगी और इस अवलोकन के सहारे सूर्य और धरती के बीच की दूरी की गणना की जा सकती है। लेकिन हेली को शुक्र ग्रह इस तरह के अवलोकन के लिए ज्यादा सही पिंड लगा। ये एक आम अनुभव है कि हमें दोनों आंखों से दृश्य एक से नहीं दिखाई देते। उदाहरण के लिए मेरे पास एक पेन है और एक पेंसिल है। मैं इन्हें अपने सामने रखता हूँ तो बाईं आंख से देखने पे मुझे ये पेंसिल बाईं ओर दिखाई देती है, दाईं ओर से रखने से यही पेंसिल मुझे दाईं ओर दिखाई दे रही है। इस चित्र में दोनों आँखों की, पेन की और पेंसिल की स्थितियाँ दिखाई गई हैं। हमारी बाईं आंख से पेंसिल पेन के बाईं ओर दिखाई देती है और वही पेंसिल हमारी दाईं आंख से पेन के दाईं ओर दिखाई दे रही है। अब इस आंख पर हम ये कोण पेन और पेंसिल का, जो कि आंख के ऊपर कोण बनता है, वो नाप सकते हैं। इसी तरह हम अपनी दाईं आंख पर पेन और पेंसिल का ये कोण भी नाप सकते हैं और इन कोणों को नाप के अगर इनको जोड़ दिया जाए तो यही कोण ए और बी जो इस बेस लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ये पेन और पेंसिल का इस बेस लाइन पर पैरेलैक्स कहलाते हैं। ये तो हमने देखा कि हमें दोनों आँखों से जो हमें दृश्य दिखाई देते हैं वो थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं और इन दृश्यों के बीच में जो कोण होते हैं वो बताते हैं कि वो जो वस्तुएं हैं वो कितनी दूर हैं। जो वस्तु हमारे बहुत पास होती है उसका पैरेलैक्स कोण जो है वो बड़ा होता है